प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का पूरे भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे लाखों छात्रों के प्यार, भरोसे और विश्वास ने बनाया है। प्यारे बच्चों, आप सभी बोर्ड परीक्षाएं दे चुके होंगे या अभी दे रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंकों के साथ सफल भी होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या। तो प्यारे बच्चों, क्या आप नहीं चाहते हो कि आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, अपनी ड्रीम डिग्री हासिल करें? क्या यह संभव है? हां प्यारे बच्चों, यह संभव है। अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट एजुकेटर्स और विद्याकुल जैसा प्लेटफॉर्म हो तो बेटा यह सपना साकार हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल सीयूटी विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि आपके ये पूरी सीयूटी की जर्नी में बेटा हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं और क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछने जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज की डिस्कशन हमारा होगा सीयूटी केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बेटा पूरा सिलेबस हम समझने वाले हैं कि कैसे किस प्रकार से सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं और हमारा पहला चैप्टर बेटा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, न्यू एनसीईआरटी को ये फॉलो कर रहा है बेटा। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी को पूरा का पूरा सिलेबस फॉलो कर रहा है। बस आपको एक बात बता देता हूं, आपके लिए खुशखबरी है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना, वही हूबहू आपके सीयूईटी के लिए भी पढ़ना है। कुछ नई चीजें नहीं है, बस हां वहां आपने बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है, यहां थोड़ा वन लाइनर टाइप में रहेगा। मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट उठा के रख लेना है, बस समझ रहे हैं, मेन चीजें पढ़ लेनी बस। वहां हमने ढेर सारा टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगा दिया, बट बेटा यहां कुछ नहीं, फार्मूला पढ़ो, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो, हूबहू प्रश्न फंस जाते हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो चलो इसमें आपका क्या है, पहला चैप्टर बेटा आ जाता है विलियन। ठीक है, तो इसमें देखो विलियन चैप्टर आपका देखो यूनिट वाइज देखा जाए तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके पूरे सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें बेटा पहला जो आपका है, पहला बेटा विलियन। ठीक है, विलियन। और विलियन में सबसे पहले हम समझेंगे वो आखिर विलियन क्या होता है। आपने पढ़ रखा है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, फिर बेटा पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। ठीक है, इसके भी कई आधार के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बेटा हम समझेंगे एक्सप्रेशन, मतलब आप समझेंगे ठोस का द्रव में संकेंद्रण की अभिवृत्ति, या देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब ठोस में द्रव का देखेंगे कैसे मिश्रण बनता है और कैसे उसका क्या रिएक्शन होता है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, मतलब द्रव में गैसों की कैसे विलेयता होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम देखेंगे ठोस विलयन क्या होता है। ठीक है, ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन हम समझेंगे। बेटा मैं आपको एक ऐसे ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं कि जैसे आप शब्द को देखोगे ना, इसका भाव समझ जाओगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ठोस विलयन लिखा है ना, आपसे बेटा पूछा जाए विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो जो यहां पे लिखा हो वही क्या होता है, वही होता है बेटा विलायक। बताओ कुछ याद करने की जरूरत पड़ रही क्या? अब बताओ ये विलायक है तो इसमें जो भी चीजें मिलेंगी वो विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो जो लिखा हो वो विलायक होता है। बहुत आसान तरीके से समझने वाले बेटा, पूरी सीयूटी की जर्नी बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में चलने वाली है। ठीक है, फिर बेटा इसमें आपका इसी चैप्टर को कंटिन्यू अगर करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहां से बनते हैं राउल्ट लॉ से। ठीक है, राउल्ट लॉ बेटा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और सुनो, इसमें सबसे ज्यादा इस यूनिट के अंदर, इस सब पॉइंट्स के अंदर, सब यूनिट के अंदर बेटा आपका ये वाला टॉपिक जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही मेनली क्वेश्चन बनते हैं, मेनली यही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको और देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या समअवयविक गुण बोलते हैं, या इसको देखो मैं आपको एक और नाम बताता हूं, इसका एक और नाम होता है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है बेटा? अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अब इस नाम के आधार पर जब आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। समझ लो, इतनी आसान बेटा, देख लेना, गूगल में कहीं भी सर्च कर लेना, इससे आसान डिफिनीशन तो कहीं मिलने वाली नहीं। ठीक है, फिर बेटा इसी में पढ़ेंगे हम, इसी के प्रकार हैं। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म के बेटा प्रकार हैं आपके, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, अवनमन बोलते हैं, क्वथनांक में वृद्धि, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे।
फिर बेटा इसी में इसके आगे कड़ी अगर चले तो बेटा इसमें हम पढ़ने वाले हैं अणुभार का निर्धारण, ठीक है, मतलब मोलर द्रव्यमान के निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक है, किसी अन्य पदार्थ की या विलेय पदार्थ की मोलर द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन, यहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, यहां से बेटा आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से भी बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन बनते हैं और खूब प्रैक्टिस करेंगे हम, खूब बढ़िया से, बहुत ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पढ़ेंगे इसमें बेटा असामान्य, अणुभार, वानठाप गुणांक, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा इसी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर बेटा बनता है, नेक्स्ट यूनिट जो बनती है वो है वैद्युत रसायन, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा हम सबसे पहले समझेंगे जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 12th में तो पढ़ाई है, तो क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है ना, रिडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अपचयन है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, वही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट बेटा यहां भरा हुआ है, ठीक है। रिडॉक्स अपक्रिया सबसे पहला पॉइंट तो वही रिवीजन करना है जो क्लास 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, और अब फिर से पढ़ेंगे। बताओ, मुझे लगता है कुछ भी आपको नई चीजें पढ़ने को नहीं मिलेंगी, वही पुरानी चीजें रिवाइज करेंगे, बट थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत कम समय में फास्टली एकदम करेक्टली कर पाएं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका इसमें पढ़ेंगे हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे। मान लो कोई सेल है तो उस सेल का हम जो सेल विभवांतर होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, उसको हम चेक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ईएमएफ चेक करेंगे। फिर बेटा हम मानक इलेक्ट्रोड विभव पता करेंगे। सर सारे के सारे न्यूमेरिकल पोर्शन बेटा आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, यहां से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। फिर यहां से देखो नर्स समीकरण, यहां अगर इस चैप्टर की बात करूं तो ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बेटा इक्वेशन बेस्ड ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसका अनुप्रयोग, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं इसमें गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, और बेटा इसको हम इसके थ्रू भी हम कैसे हम बेटा क्या करते हैं, इसका ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है, एनएफई, ये हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बनता है। उसके बाद बेटा इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन में चालकता, वैद्युत अपघटनीय सेल, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, ठीक है, वो इसी हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर विशिष्ट मोलर चालकता, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसके थ्रू हम किसी विलेन की कंडक्टिविटी चेक करेंगे, ठीक है, बहुत आसान। कुल-राउस नियम बेटा, कुल-राउस नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के अंदर आपको ये देखो आगे आ भी गया, आगे आ भी गया, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इस रिलेटेड प्रश्न आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम सेल के टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, सेल के टाइप्स भी पढ़ेंगे, फ्यूल सेल हो गया, लेड अक्यूमुलेटर हो गया, ठीक है, और गैल्वेनी सेल, जिसको अभी मैंने बताया वैद्युत अपघटनीय सेल, तो बेटा इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत बढ़िया से विथ मतलब चित्र के साथ, फिगर के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा नया चैप्टर आता है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम पूरी की पूरी अभिक्रिया कैसे होती है, कितनी तीव्र हो सकती है, कितनी धीमी हो सकती है, किसी अभिक्रिया की दर लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके दर के भी दो प्रकार होते हैं, एक आपका औसत होता है, एक ताक्षणिक होता है, ठीक है, औसत है तो डेल से और ताक्षणिक है तो डी से, इस प्रकार से बेटा हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी बाई डी टी से लिखते हैं। उसके बाद आपका तीसरा पार्ट है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक। ताप अगर बढ़ रहा है तो बेटा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, दाब बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे आपकी अभिक्रिया होगी अभिकारक की सांद्रता घटेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके से बेटा हम समझने वाले हैं, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट बेटा आप कक्षा 10 से 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। कॉन्फिडेंस बना के रखो यार, आप पढ़ चुके हो एक बार, बस हमें यहां पे आके उसको रिवाइज करना है, उसकी खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें आपका 3.3 जो आपका टॉपिक है वो बेटा अभिक्रिया का क्रम या कोटि, जैसे कोई अभिक्रिया क्रम, और ये बेटा आणविकता, ठीक है, मतलब यहां से आपका देखा जाए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, जैसे आपके पास कोई अभिक्रिया दे दी जाएगी, ठीक है, और पूछा जाएगा किस कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट। आपको मैं बहुत बढ़िया इसमें बेटा आपको मैं बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। चलो एक हिंट आपको दे देता हूं, जैसे अगर कहीं कोट निकालना हो ना किसी अभिक्रिया की, तो मैं आपको
जो कोटि हो गया या कभी इसका यूनिट भी पूछता है तो कोट के लिए बेटा, कोट के मात्रक के लिए बेटा मैं आपको बताऊंगा, कोट के मात्रक के लिए एक फार्मूला। चलो भाई एक सैंपल आपको दे देता हूं बेटा, उसके लिए m, ठीक है, मोल 1 माइनस n, ठीक है, लीटर n-1 और बेटा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। बस इतना याद कर लो, आप किसी भी कोट की अभिक्रिया होगी, सभी कोट की अभिक्रिया के लिए बेटा आप यूनिट निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो, बस, ठीक है। अगर आपका n बराबर 1 रख दोगे तो बेटा उसके लिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपका मात्रक निकल आएगा। द्वितीय कोटि होगा n बराबर 2 रख दो, तृतीय कोटि होगा n बराबर 3 रख दो। बेटा ट्रिक इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार लाऊंगा आपके लिए, समझ लो, बहुत आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान। रिवीजन करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बेटा इसमें नेक्स्ट लेवल अगर देखा जाए, दर समीकरण क्या होता है, ठीक है, रेट लॉ जिसको बोलते हैं, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। फिर हम इसी में पढ़ेंगे प्रथम कोटि, शून्य कोटि, ठीक है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम डेरिवेशन देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। हाफ लाइट टी हाफ के बारे में बेटा हम समझेंगे। टी हाफ आपका जैसे 0.693 अपॉन के होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन से हम रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोलिजन थ्योरी बेटा, संगठन थ्योरी, ठीक है, सिद्धांत, संगठन सिद्धांत की संकल्पना, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी समझेंगे, ठीक है। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तब तक बेटा रिएक्शन होगी नहीं, बहुत आसान। जब तक आप एक्टिव नहीं होगे तब तक क्या कोई काम कर सकते हो क्या? कोई भी काम करने के लिए हमें एक्टिव होना पड़ता है। बस यार बहुत रिलेटेबल तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण बेटा, आर्हेनियस समीकरण बेटा हम समझने वाले हैं। के बराबर आपका ए इंटू क्या होता है भाई, ई ए अपान आर टी होता है, ठीक है। तो हम बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद करने वाले हैं। पूरी ये हमारी जो जर्नी होने वाली बहुत मजेदार होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक सबसे पहला भैया, इसमें सबसे पहला हम समझेंगे सामान्य परिचय देखेंगे। तो अगर डी ब्लॉक है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझने वाले, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों संक्रमण तत्व कहते हैं? क्योंकि बेटा ये एस और पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपके डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं पूरी क्लास को, ठीक है। इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको अति संक्रमण कहते हैं। अब क्यों अति संक्रमण बोल रहे हैं? क्योंकि अगर बीमारों के बीच रहोगे तो और बीमार हो जाओगे। ये संक्रमित है तो उसके बीच उसी के डी ब्लॉक से ही तो निकला है, तो इसको हम बोलते हैं संक्रमण, अति संक्रमण तत्व, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से समझने वाले। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर बेटा हम इसमें समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवभाव का नियम प्रयोग करके, बहुत बेहतरीन, ठीक है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। बेटा बहुत आसान ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस लग जाओ भाई, तैयार हो जाओ। चलो उसके बाद बेटा हम इसमें पढ़ेंगे संक्रमण धातु की हम प्राप्ति कैसे करते हैं, ठीक है। हमें संक्रमण धातु प्राप्त कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है प्रथम पंक्ति। अगर देखा जाए जो हमारा फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम वाला, उसके बारे में बेटा पढ़ेंगे, सामान्य उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड्स क्या है, धात्विक स्वभाव, आयनिंग, जो आयनीकरण एंथैल्पी होता है ना, आयनन विभव आपने पढ़ा है कि अगर सोडियम से उसके 3s1 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो हम ऊर्जा लगाते हैं वही क्या होता है भाई, वही आयनन विभव होता है, आयनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, सोडियम है तो सोडियम की जैसे इसकी हम डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो बेटा स्कैंडियम है तो जैसे +2 +3 दोनों होती है। हम इसका रीजन भी पढ़ेंगे, क्यों +2 होती है, क्यों +3 होती है, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ने वाले। आयनिक त्रिज्या क्या होगी भाई, कैसे हम अगर बढ़े स्कैंडियम से अगर जिंक तक तो क्या त्रिज्या बढ़ेगी कि बीच में घटेगी भी या बीच में बराबर भी रहती है, तीनों प्रकार होते हैं। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल को समझा जाए तो भाई बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, त्रिज्या घटती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट हम बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले। बेटा हम इसी जो फर्स्ट सीरीज है उसके हम रंग देखेंगे, उत्प्रेरक गुण देखेंगे, चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, और अंततः जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसको कैसे बनता है बेटा उसके बारे में समझेंगे। फिर बेटा हम देखेंगे यहाँ मिश्र धातु, जैसे आपका कांस्य होता है, ठीक है, कांस्य होता है ना मिश्र धातु, एलॉय फॉर्मेशन देखेंगे कैसे बनते हैं ये चीजें, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा इसी चैप्टर में हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया और पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, इनकी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। क्योंकि देखो अगर इन दोनों की बात की जाए तो बेटा ये दोनों कैसे रिएजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग रिएजेंट बन जाते हैं,
ठीक है, देखा जाए तो ये देखा जाए ऐसे, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं बेटा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने का काम करते हैं। ठीक है, अगर कहीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवानी हो तो बेटा ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने का काम करते हैं। और जो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने का काम करते हैं बेटा उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदार किसके लिए होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने के लिए। अच्छा, वजह देखो, मैं आपको याद कैसे कराऊंगा बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दोनों में है तो ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हो ना, ऑक्सीजन है तो रिलेट कर पाओगे ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा डी ब्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे बेटा। उसके बाद हम आएंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तरफ। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करेंगे बेटा यह ब्लॉक की बात। ठीक है, यह ब्लॉक पढ़ेंगे, यह ब्लॉक में सबसे पहले उसका सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियलते मतलब रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे। फिर जो उनके संकुचन होता है, मतलब होता क्या है बेटा कि जैसे जैसे देखा जाए इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, हमारे माइंड में तो सेट हो रहा है कि साइज बढ़ना चाहिए, त्रिज्या बढ़नी चाहिए, पर बेटा उसका अपोजिट होने लगता है, संकुचित होने लगते हैं, मतलब एक सिकुड़ने लगता है। तो उसकी वजह पढ़ेंगे बेटा इसमें। ठीक है, इसके प्रभाव, अगर संकुचन हो रहा है तो आखिर होगा क्या उसके बाद। ठीक है, इसी प्रकार सारे कॉन्सेप्ट जो बेटा यहाँ पे हैं उसी तरह बेटा हम एक्टिनाइड की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड से तुलना करेंगे कि इसमें क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे आने पर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, फिर बेटा हम समझेंगे इसी में। ठीक है, इसी में बेटा हम समझने वाले हैं हाँ, इसी में बेटा हम समझने वाले हैं कि आपका, हाँ, अब यहां से आ गया नया चैप्टर, यूनिट 5 आ गया। ठीक है, यहां से बेटा आ गया यूनिट 5। ठीक है, टोटल 10 यूनिट है, यूनिट 5 पे आ गए हम। तो बेटा इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इसमें हम पूरे के पूरे जटिल यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जिनको हम समन्वय यौगिक भी कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। हम सबसे पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कि भैया आपके जो उपसहसंयोजक यौगिक बने हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने हैं, वो कैसे आखिर बनते हैं। ठीक है, जैसे बेटा अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग हो जाए या ग्रहण हो जाए, ठीक है, त्याग या ग्रहण होता है तो बेटा क्या होता है, वहां आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, वहां बेटा कैसा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी हो जाए, ठीक है, अगर हिस्सेदारी हो जाए बेटा तो वहां क्या होता है, वहां आपका देखा जाए संयोजक, ठीक है, संयोजक बंध बनेगा। ठीक है, संयोजक यौगिक बनेगा या बंध बोल सकते हैं। अगर बेटा दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर हिस्सेदारी हो जाए तो बेटा तब क्या बनता है, तब आपका बनता है समन्वय यौगिक। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, हिस्सेदारी मतलब शेयरिंग। ठीक है, तो यहां बेटा बन जाता है उपसह संयोजक। ठीक है, उपसह संयोजक या इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटा, लिगेंड देखेंगे, लिगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, समन्वय संख्या कितनी होती है, कितने लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे पूरा यौगिक जो है बेटा उसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है, जैसे आप देखो इसकी बात करें K4Fe, ठीक है, K4FeCN6 है। ठीक है, ये बेटा आपका क्या है, समन्वय यौगिक है। इसमें आपका देखो ये जो आपका Fe है बेटा, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु है आपका बेटा, ये आपका सह आयन हो जाएगा। ठीक है, काउंटर आयन जिसको बोलते हैं, सह आयन हो जाएगा। अब बेटा ये आपका ये लिगेंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही होता है लिगेंड का। ठीक है, तो लिगेंड पढ़ेंगे बेटा इसके, इसी देखो ये पूरा इस कंपाउंड बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है यही एक क्या है, यही एक हीरो का काम करता है। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड में बेटा यही जो है, ठीक है, यही पूरा एक हीरो का काम करता है। तो जो भी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा हम इसी केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद मेरे लाल पढ़ेंगे हम कौन सा चैप्टर, इसमें टॉपिक पढ़ेंगे इसका नामकरण, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनका हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, कैसे नामकरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका इसमें वर्नर सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, नामकरण में हम देख लेंगे
समझेंगे। उसके बाद बेटा जो हमारे सिद्धांत, यहां से जो नियम शुरू होते हैं, देखा जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो सबसे पहला नियम आपका आता है वर्नर सिद्धांत आता है। जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बेटा, उनकी दो प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है, ठीक है, उनकी दो प्रकार की। देखा जाए जो जनरल आपके कंपाउंड है उनकी तो एक ही वैलेंसी होगी, बट अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो बेटा उनकी दो प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है। किसने बताया था? हमारे वर्नर साहब ने बताया था, ठीक है, हमारे ये वर्नर साहब ने बताया था। पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होंगे और जिसमें से आपका ये वर्नर साहब करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, पूरा देखेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो कहां हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, भाई किसके कक्षकों का उपयोग किया जा रहा है, किसके ऑर्बिटल का उपयोग कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक है। तो बेटा हम क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र देखेंगे। अगर आपका जो डी कक्षक है वो स्प्लिट हो रहा है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो कौन Eg बनेगा, कौन T2G बनेगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, बेटा सारे कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे समा अवयवता देखेंगे, ठीक है, आइसोमेर देखेंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, संरचनात्मक या त्रिविम समयावता, मतलब हम हर तरीके जितने प्रकार की समयावता हो सकती है, स्थान समयावता, क्रियात्मक समयावता, ठीक है, सब पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, इसी, ठीक है। फिर बेटा आप आते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट आता है जो इनकी प्रॉपर्टीज है, जो इन पे इंपॉर्टेंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। गुणात्मक विश्लेषण, धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। वैसे तो इसके लिए नया चैप्टर बना था पर इस साल सिलेबस से काट दिया गया है, फिर भी चलो यहाँ हम पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अंश, क्योंकि आपके सिलेबस में पूछा जाता है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रख दिया गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जबकि ये जो पिछले सिलेबस था उसमें ये पूरा एक चैप्टर ही बना था, ठीक है, पर उस चैप्टर को पूरा गैप कर दिया गया, यहाँ छोटा सा एक पॉइंट रख दिया गया, ठीक है। फिर जैविक तंत्र का उपयोग देखेंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका आखिर यूज क्या होता है, ठीक है। फिर बेटा इसमें हम नेक्स्ट पढ़ने वाले, यहां से आपका हो गया शुरुआत किसकी, यहां से शुरुआत हो गई बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, यहां से शुरुआत हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर बेटा आपका शुरू होता है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे बेटा इनका नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। फिर देखो हैलो एल्केन है, मतलब यहां देखो मैं आपको याद कैसे कराऊंगा, हैलो मतलब हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन, जो बेटा आयोडीन ही तक चलेंगे, बाकी अस्टाटीन होता है, ठीक है। तो मतलब देखेंगे कि अगर कार्बन फ्लोरीन है, अगर बेटा कार्बन फ्लोरीन है और कार्बन आयोडीन है तो बेटा कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, सब पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। बंध की प्रकृति, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेटा भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझेंगे। फिर बेटा जो रोटेशन होता है, अगर मान लो आपका इस प्रकार से मान लो CH3F है तो बेटा इसका रोटेशन कैसे हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आता है इसी में बेटा आपका नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, जैसे इसमें आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा SN1 SN2, ठीक है, SN1 SN2, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर बेटा हम इसमें नेचर देखेंगे, जो आपका देखो अब यहाँ शुरू हो रहा है आपका हैलो एरीन, हमने हैलो एल्केन पढ़ लिया बेटा, हैलो एल्केन के बारे में समझा। हैलो एल्केन बेटा क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं, देखा जाए RX से, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं RX से, ठीक है, जो हैलो एल्केन होता है। और अगर इसकी बात करें, हैलो एरीन की बात करें बेटा, हम उसको डिनोट करते हैं ARX से, ठीक है, ARX, AR मतलब आपका ये क्या एक तरह से एरोमेटिक है, ठीक है, AR मतलब क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक, या जैसे सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो बेंजीन, ठीक है, अगर बेंजीन हम क्या करें हैलोजन लगा दे तो बेटा यही क्या कहलाता है, हैलो एरीन कहलाता है, ठीक है। फिर इसके हम बेटा इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस बनती हैं, अगर हैलोजन निकाल दो कुछ और ऐड कर दो तो बेटा प्रतिस्थापन अपक्रिया बनती है, उसके SN1 SN2 बेटा आपका हैलो एल्केन हैलो एरीन दोनों में पाया जाता है, ठीक है। फिर हम इसके जो हम पढ़ चुके बेटा उसके उपयोग देखेंगे। उसके बाद हम कुछ स्पेशल कंपाउंड है, जैसे आपके पास डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, जैसे आपके पास बेटा क्या है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन गैस, DDT, बेटा इन सब के बारे में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बारी बारी से सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर बेटा आता है इसमें एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, फिर आता है बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें बेटा आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। देखो अब ऑर्गेनिक चैप्टर शुरू हो चुका है तो बेटा हम जो बेसिक मैं आपको बता दूं सिलेबस में क्या है, अगर कोई भी चैप्टर है उसका जो नाम है, जैसे हैलो एल्केन हैलो एरीन हो गया तो बेटा इसके हम पहले नामकरण देखेंगे,
उनके बनाने की विधियां देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिर लास्ट में उपयोग देखेंगे। ये चीजें हैं, ठीक है। इसी तरह एल्कोहल की बात करें तो बेटा इसका पहले हम नामकरण देख रहे हैं, ठीक है, नामकरण, फिर कैसे बनाएंगे, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और फिर बेटा एल्कोहल है तो इनका हम कैसे विभेद करते हैं, मतलब देखा जाए तो बेटा यहां हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए, फिर बेटा हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल के बीच, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कौन सा परीक्षण बताओ भाई सब लोग, कौन सा परीक्षण है, ल्यूकस परीक्षण, ठीक है, ल्यूकस टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का एल्कोहल का हम पहचान करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा निर्जलीकरण, देखो आपको ट्रिक के थ्रू सारा चीज पढ़ाने वाला हूं। निर्जलीकरण आ जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई, जिस यौगिक का निर्जलीकरण करवाना है वहां क्या करोगे, H2O को निकाल दो, डिहाइड्रेशन, ठीक है, निर्जलीकरण को बेटा क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। आप जैसे क्या गर्मी का मौसम क्या होता है, पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर बेटा आपका नेक्स्ट आता है, इसी में नेक्स्ट आता है बेटा आपका, कहां गया, हाँ नेक्स्ट आता है, देखो हम इसके मेथेनॉल और एथेनॉल के हम क्या करेंगे बेटा, यहां उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है, उपयोग और साथ ही साथ अंतर भी देखेंगे। अब बेटा यही आपका जो देखा जाए तो मैंने बिहार बोर्ड का पेपर देखा था, वहां सेम टू सेम प्रश्न ही पूरा बन गया था लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल के सेम वही नामकरण, तैयारी कैसे, विधियां क्या है, इसके भौतिक रासायनिक गुण, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, फिनॉल के उपयोग क्या है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है तो बेटा अब ईथर की जैसे मैं आपको सिलेबस बता दूं, तो ईथर कैसे बनाया जाता है, ईथर का नाम क्या है, कैसे नामकरण करते हैं, इनके भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वही सेम देखो, ईथर है, नामकरण, तैयारी विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। अब नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको सिंपल सा वही पढ़ना है भाई, क्या सबसे पहले हमें पढ़ना है नामकरण, फिर उसकी जो कार्बोनिल, जो देखा जाए जितने भी यहां बेटा कंपाउंड हैं सब कैसे आपके कंपाउंड हैं, ये सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। मैं आपको अभी सिद्ध करके बताता हूं क्यों हम इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहे हैं। वजह यह है कि अगर एल्डिहाइड है तो बेटा उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसको बेटा हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब यहां भी देखो कीटोन की बात करें तो बेटा हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो बेटा हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये तीनों की पहचान हो गई। अब इसमें अगर आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी तो बेटा कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाला पॉइंट कॉमन दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट आपको कॉमन दिख रहा है ना, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट बोलते हैं बेटा कार्बोनिल। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे 4 ऑप्शन दे दे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दे दे, तो बेटा आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह या कौन सा क्रियात्मक समूह है जिसमें आपका कार्बोनिल समूह नहीं उपस्थित है, तो बेटा एल्कोहल, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब चैप्टर नेम से भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या बनता है भाई, नेक्स्ट आपका बनता है यहां से जो टॉपिक है वो है नामकरण हो गया, तैयारी हो गई, भौतिक गुण, रासायनिक गुण हो गया, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण हो गया, ठीक है, हाँ। उसके बाद बेटा आपका न्यूक्लियोफिलिक और देखा जाए एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब समझ रहे हो, यानी U माइनस, मतलब देखा जाए जैसे आपका इसका एग्जांपल एक दे दूं आपको, जैसे आपका OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, बेटा ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, इसका उपयोग क्या होता है बेटा, सब पढ़ने वाले हैं। फिर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, ठीक है, इसका नामकरण, अम्लीय प्रकृति, तैयारी विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज, मतलब देखा जाए नॉमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, मतलब देखा जाए अगर कोई आपको टॉपिक दे दिया जाए तो उसके इतनी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है एमीन, ठीक है, एमीन बेटा जैसे आपका NH2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आखिर इसकी जन्म कहां से हुआ, इसका जन्म कहां से हुआ, ठीक है। तो बेटा अगर हमारे पास अमोनिया आप देख रखे होगे तो अमोनिया से हम क्या करते हैं, अमोनिया से बेटा हम अगर हाइड्रोजन गायब करते चले जाएं, अगर हम हाइड्रोजन क्या करें, हाइड्रोजन बेटा गायब करते चले जाएं तो आपका एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एमीन बेटा यहां से बन जाएगी, ठीक है, एमीन यहां से बन जाएगी। तो मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर बेटा हम इसका नामकरण, इसका वर्गीकरण देखेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 2 हाइड्रोजन निकाल दो बेटा क्या बन जाएगा आपका NH, ये हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन निकाल दो बेटा आपका ये बन गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका वर्गीकरण देखेंगे, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इसको बेटा हम सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है।
और इसको बेटा हम टर्सरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण देखेंगे, बहुत सिंपल, हाइड्रोजन निकालो वर्गीकरण पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम आगे पढ़ेंगे इनके जो एमीन्स हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, भौतिक रासायनिक गुण क्या होता है, अब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के हम पहचान क्या करते हैं। और बेटा इस चैप्टर में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इससे आपका क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। इसमें हम डाइएजोनियम लवण पढ़ेंगे, इसके एक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है डाइएजोनियम का, ठीक है, एक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है डाइएजोनियम लवण का, ठीक है। तैयारी विधि देखेंगे कैसे बनाई जाती है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे, फिर संश्लेषण देखेंगे। यही देखो जो मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, इस रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। फिर आपका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर बेटा लास्ट चैप्टर है वो है जैव अणु, ठीक है, वो बेटा है आपका जैव अणु, ठीक है, वो है जैव अणु। तो जैव अणु बेटा हम सबसे पहले देखा जाए सिंपल से 4 पॉइंट आपको बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए आरएनए, ठीक है। और क्या बचा, और कुछ एंजाइम, बस इतना ही पढ़ना है और आप बहुत पहले से इसको पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। ये टॉपिक मुझे लगता है बायोलॉजी में भी आप एक बार पढ़ोगे इसको, तो मतलब भयंकर वाला रिवीजन आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा हम सबसे पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर इसका हम एल्डोज कीटोन पढ़ेंगे, मतलब एल्डोल मतलब जिसमें CHO पाया जाए और जिसमें बेटा सिर्फ कीटोनिक ग्रुप पाया जाए, ठीक है। तो मतलब हम इनको समझेंगे। फिर बेटा आपका जो सैकेराइड हो, जैसे आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होता है, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड होता है, तो देखेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर डीएल कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, ठीक है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड, ऐसे सैकेराइड, ऐसे मोनोसैकेराइड देखा जाए जो बेटा क्या होते हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड बनाते हैं, मतलब ऐसे सैकेराइड जो 2 से 10, ठीक है, मोनोसैकेराइड का निर्माण करें, ये इसमें इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो जाता है। फिर पॉलीसैकेराइड हो गया, मतलब देखा जाए अनगिनत मोनोसैकेराइड का निर्माण करें, ठीक है। फिर बेटा आपका देखो प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन का कैसे निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र देखेंगे, पेप्टाइड बंध देखेंगे, पॉलीपेप्टाइड, फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक देखेंगे, इसमें एंजाइम देखेंगे बेटा, एंजाइम अगर ना होता हमारी दुनिया में, एंजाइम ना होता अगर हमारे शरीर में, तो जो हम खाना आज खा रहे हैं वो करीब 40-50 साल बाद पचता, ठीक है। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम इसमें हार्मोन्स, ठीक है, बिना देख रहे हो अगर हार्मोन नहीं है तो ना हम प्यार कर सकते हैं, मतलब हमारे अंदर भावनाएं ही नहीं आएंगी, कुछ हार्मोन ही है बेटा जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती हैं, ठीक है। तो हार्मोन पढ़ेंगे बेटा इसमें। उसके बाद बेटा हम इसमें विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस प्रकार से। जैसे आपका मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, WBC है, मतलब BC आपके विटामिन है जो वाटर में घुलनशील होती है, ठीक है। और बेटा आपका जैसे देखा जाए BC इसमें हो गया। मैं आपको बताऊंगा कीड़ा, ठीक है, कीड़ा बेटा क्या होता है, अगर तेल में गिरा तो क्या होता है, घुलनशील उसमें हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका वसा में घुलनशील, ठीक है, और बेटा ये आपका जल में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम बहुत ट्रिक तरीके से इसको क्या बोलता हूं बेटा, मैं कैसे याद करता हूं, कीड़ा के थ्रू, ऐसे आप भी याद कर लेंगे। फिर डीएनए आरएनए बेटा लास्ट में आपका बचता है, और डीएनए आरएनए भी बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। इस पूरे सिलेबस बेटा हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, और ये टॉपिक बेटा बहुत आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ कि हम कुछ ट्रिक्स भी आपके लिए लाएंगे, मतलब पूरी जर्नी हमारी ट्रिक्स के थ्रू ही होने वाली है, ठीक है। तो बेटा कैसी लगी वीडियो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत मजे तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत आसान तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। खूब पढ़ाई करिए और अपनी ड्रीम डिग्री हासिल करके बेटा रहना है जरूर, ठीक है, अपने सपने साकार करके रहना है, ठीक है। आप सभी को बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।